हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स ई कैट के लिए मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ फिजिक्स के, और चैप्टर जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर एमसीक्यूज बेस करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। तो मैंने लगभग 30 एमसीक्यूज आज के लिए सिलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको 30 एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बड़ा ही मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों के सामने एमसीक्यूज आया होगा सबसे पहला, और मैं आपको बता रहा हूं यहां से पढ़ के, तो देख लीजिएगा। लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम मे नॉट हैव एनी। तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टॉर्क एक्टिंग अपॉन इट। तो बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसके पास क्या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप सबको पता है इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी जब कोई चीज आती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है ना। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या तो मैं आपको आसान जबान में अगर समझाऊं, आपने ये पढ़ा होगा जरूर। क्या पढ़ा होगा? द सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, द सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। ये तो पढ़िए ना, इंशाल्लाह पढ़ी होगी। अब अगर इसको देख के क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फोर्स अप्लाई जरूर हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है, टॉर्क भी क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है, लेकिन उनका सम 0 आ रहा है ना। इसका मतलब फोर्स भी एक्ट कर रही है, टॉर्क भी एक्ट कर रहा है, सही है। उसके बाद वेलोसिटी, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा उसकी वेलोसिटी होगी, और या तो आपको पता ही है बात। तो अब लेकिन मसला क्या है? एक्सेलरेशन नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में मूव करता है तो याद रखिएगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं भाई दूसरे एमसीक्यू की तरफ। तो अगर आप देखें दूसरा एमसीक्यू आपको नजर आ रहा, सब स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका होगा एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 में बोल रहा है कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन द मूवमेंट आर्म विल बी। तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, आप सबको पता ही होगा कि आपके घर में भी एक डोर होगा। तो ये आ गया एक डोर, क्लियर। तो आपको फोटो वीडियो में दिखा दूंगा, नजर आ रही होगी। तो ये आपका क्या आ गया? ये इस डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, जहां से ये रोटेट करेगा। अब बोल रहा है लाइन ऑफ एक्शन जो है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहां हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास कर रही है। जब लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास कर रही है तो मूवमेंट आर्म क्या होता है? मूवमेंट आर्म तो होता है स्टूडेंट, देखिएगा जैसे कि डोर है, क्लियर है। अब ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया। अब मैं इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके जहां पर फोर्स अप्लाई होती है वहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? मूवमेंट आर्म तो होता है, आर जिसको हम बोलते हैं। तो जब लाइन ऑफ एक्शन पे ही, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन दोनों एक साथ आ जाते हैं, वहीं से पास करेगा, तो उनके दरमियान में फासला क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? जहां पर 0 नजर आएगा, क्लियर है। तो मैं आपको शो भी करवा देता हूं, देखिए मैं आपको बता देता हूं कौन सा करेक्ट है। तो देख ले, सबसे ए वाले पे तो आर था, बी वाला 0 था, सी वाला r/2 था, और डी वाला r² था, मतलब बी वाला करेक्ट है। आगे देखते हैं भाई, बोल रहा है द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। तो आंसर देख लेते हैं भाई, ऑप्शन को बाद में देखेंगे, ऑप्शन को बाद में देखेंगे। तो देखिए भाई, आपको पता है क्या यूनिट कहां से आता है? फॉर्मूले से आता है, और आपको इंशाल्लाह एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद होगा। क्या होता है? L = RmV। यही होता है ना, बिल्कुल। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही होता है। अब R का यूनिट क्या होता है? मीटर। M मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करते हैं? सेकंड को और ये वाले सेकंड को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के लिए आते हैं। तो क्या होगा? मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर, और उसके बाद सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर, और 1 सेकंड यहां बाकी रह गया। अब ये जो चीज है ये किसके बराबर होती है? तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट, वर्क डन का फॉर्मूला याद होगा, F × D होता है। तो F का यूनिट क्या होता है? फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू
और ये हमारे पास डी क्या है मीटर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, जूल के, क्योंकि आपको पता है वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये चीज और ये चीज क्या होगी, बराबर। तो ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये भी जूल के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जूल, और बाकी क्या बचा, सेकंड। तो इसका यूनिट क्या आ गया, जूल इंटू सेकंड। बताएं कोई मुश्किल बात? तो ऑप्शन पे जरा गौर फरमा लेते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये चीज लिखी हुई होगी। आप लोगों ने देख भी ली होगी। तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई। टॉर्क हैज मैक्सिमम वैल्यू इफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज, बोल रहा है कि आर और एफ के दरमियान ऐसा कौन सा एंगल होगा जिस पे टॉर्क मैक्सिमम हो जाए भाई। तो देखिएगा स्टूडेंट, टॉर्क का फॉर्मूला हम याद है कि आर क्रॉस एफ। अगर हम क्रॉस को रिमूव करते हैं तो साइन आ जाता है, तो आ गया साइन थीटा। तो इसका मतलब ये टॉर्क है वो एंगल पे डिपेंड करता है। अब मुझे बताएं साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है। तो जब साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, साइन जब जीरो होता है तो मिनिमम हो जाता है। जब एंगल हम जीरो रखेंगे तो हमारे पास जीरो हो जाता है। जब हम 90 डिग्री रखते हैं, साइन 90 डिग्री पे क्या होता है, 1। तो इसका मतलब है टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हम एंगल को क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। क्लियर है। तो साइन 90 पे क्या होता है, 1, साइन 0 पे क्या होता है, 0। तो साइन 0 पे मिनिमम हो जाता है, साइन 90 पे मैक्सिमम हो जाता है। और जब साइन मैक्सिमम कौन सा एंगल बोला, 90 पर, तो टॉर्क भी मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ऑप्शन वो करेक्ट होगा जहां पर थीटा लिखा हुआ होगा 90 डिग्री। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है द फिजिकल क्वांटिटी विच प्लेस द सेम पार्ट इन एंगुलर मोशन एज फोर्स डज इन लीनियर मोशन इज। चले भाई इसका आंसर क्या होगा, ए होगा टॉर्क। ऐसा क्यों होगा तो वो जरा सुन ले भाई। आप सबको पता ही होगा कि लीनियर मोशन क्या होता है, सिर्फ जो होता है जिसके सर्कल या कुछ भी ना हो, सिर्फ सीधे पाथ पे कोई अगर बॉडी कवर कर रही है तो वो लीनियर मोशन है उसका। अब आपको पता है लीनियर मोशन के लिए हमारे पास फोर्स बराबर होता है ma के, आपको पता है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सीलरेशन। तो फोर्स प्रोड्यूस कौन सी एक्सीलरेशन को कर रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन को कर रहा है? नहीं, आप बोलेंगे सर लीनियर एक्सीलरेशन को कर रहा है। अब आप पूछेंगे सर एंगुलर एक्सीलरेशन को कौन प्रोड्यूस करेगा? तो याद रखिएगा सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स की जगह क्या आता है, टॉर्क। एम अपनी जगह पर रहेगा, एक ही जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जो काम लीनियर मोशन के अंदर फोर्स करती है वही काम एंगुलर मोशन में टॉर्क करता है। कहिए तो फोर्स का काम है लीनियर एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करना, टॉर्क का काम है एंगुलर एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करना, जिस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। तो यहां सुने आप लोगों सामने आ चुका होगा एमसीक्यूज नंबर 7। तो लिखा हुआ है, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 6। इसमें पूछा ही जा रहा है कि विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कपल। तो यहां 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। पहला वाला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपको पता है कॉइल का वर्ड नजर आ रहा होगा आपको ना। तो कॉइल में आपको पता है कि आपके सामने आ गया एक कॉइल। क्लियर। अब इसको रोटेट होती है ना, यहां पर क्या होती है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये कॉइल क्या होती है, रोटेट। और रोटेट करवाने के लिए एक फोर्स अंदर की तरफ जाएगी और एक फोर्स बाहर की तरफ आएगी, और दोनों फोर्स होगी क्या, अपोजिट। जब फोर्स अपोजिट होंगी जब भी तो ये कॉइल क्या होगी, रोटेट करेगी। तो ये तो कपल है, तो ये भी एक एग्जांपल ऑफ कपल है। सही है। दूसरी बात कि हमें यह बताना है कि कौन सी कपल की एग्जांपल नहीं है। दूसरा लिखा हुआ मूविंग कॉइल जनरेटर, कॉइल आ रहा है इसमें भी कोई रोटेशन होगी, इस वजह से क्या होगा कि यहां भी क्या होगा, कपल होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। लिखा हुआ है मूविंग ऑफ वॉच। भाई देखिए वॉच का मूव करना कपल नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर, इस बात को याद रखिएगा। इसी वजह से ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। और डी वाले को भी देखें तो मूविंग सर्कल, सर्कल को मूव कराने के लिए भी क्या होता है, कपल लगेगा। क्लियर, वहां भी कपल अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 7 को अगर आप देखें, पूछा जा रहा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हैविंग रोटेशनल मोशन इज गिवन बाय। बोल रहा है ऐसी बॉडी जिसका इनर्शिया क्या, रोटेशनल इनर्शिया कैसे गिवन होगा। तो वो आपको ऑप्शन में दिखा रहा है, mr² होगा। क्या होगा, आई मतलब इनर्शिया, इनर्शिया किसके बराबर होगा, रोटेशनल, mr²। इसको अपने दिमाग में बिठा लें। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी।
आगे बढ़ते हैं भाई, लिखा हुआ है एमसीक्यू नंबर 8 में द एंगुलर मोमेंटम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, भाई ये भी कोई बड़ी बात है भाई, बता देंगे। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऐसे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है आर एम वी, ऐसा ही होता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, और ये एम वी असल में क्या है, ये तो मोमेंटम है, तो इस एम वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं P, और ये क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, ये हमारे पास आ गया रेडियस और ये हमारे पास क्या आ गया मोमेंटम, तो R इंटू पी का क्या होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो यहां पर R एंड P होगा। क्लियर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द पॉइंट एट विच एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस अ लीनियर एक्सीलरेशन बट नॉट रोटेशन इज कॉल्ड, ऐसा पॉइंट जिस पर अगर क्या किया जाए फोर्स अप्लाई की जाए तो वो जो बॉडी है उसके पास लीनियर ऑसिलेशन होगी, कोई रोटेशन उसमें नहीं आएगी। तो याद रखिएगा ये किसकी डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ मास की। किसकी डेफिनेशन है ये, सेंटर ऑफ मास की। चले भाई, क्योंकि उस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी रोटेट नहीं होगी, उसके बाद एक्सीलरेशन आएगी लेकिन रोटेट नहीं होगी, लीनियर एक्सीलरेशन होगी उसके बाद। आगे लिखा हुआ है द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सीलरेशन, सुनिएगा इस वर्ड को, कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस करती है एंगुलर एक्सीलरेशन को बॉडी के अंदर, इज कॉल्ड, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं टॉर्क। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस, तो वही काम एंगुलर में कौन करता है, सर्कुलर मोशन में टॉर्क करता है। तो टॉर्क का काम है एंगुलर एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करना, फोर्स का काम है लीनियर एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करना। तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, टॉर्क, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चले भाई, it is easier to turn a steering wheel with both hands than with a single hand because, बोल रहा है आपको पता है कि स्टीयरिंग व्हील होता है गाड़ी के अंदर, जो हैंडल आप मेन हैंडल बोल सकते हैं, तो उसको हम जब रोटेट करते हैं दोनों हाथों से करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। तो वो बोला अगर हम एक हाथ से करें तो हमारे लिए मुश्किल क्यों है, कैसे, क्या वजह है, तो याद रखिएगा जब भी हम दो हाथ से हैंडल को मोड़ते हैं तो आपको पता होगा कि जब यूं मोड़ते हैं तो ज्यादा दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है और अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो एक तरफ नीचे की तरफ लग रही है, क्लियर, और दोनों इक्वल होंगी लगभग, सही है। तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, कपल ही तो बोलते हैं। कपल में क्या होता है, दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्सीलरेशन फोर्स इंक्रीज ऑन द व्हील, ये तो नहीं हो सकता। टू फोर्सेस एक्ट ऑन द व्हील, तो मुझे बताएं जरूरी है कि दो फोर्सेस व्हील पे एक्ट करेंगी, नहीं ना, दो फोर्सेस एक्ट जरूर कर रही हैं, दो फोर्सेस एक्ट जरूर कर रही है, लेकिन उनका लिए कंडीशन क्या है कि दो फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन में होना है। और इस सेंटेंस के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये बोला दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, टू हैंड्स प्रोवाइड फ्रेम ग्रिप, अच्छी ग्रिप बताते हैं, नहीं ऐसी बात भी नहीं है भाई। कपल एक्ट्स ऑन द व्हील, को कपल एक्ट करता है जिस वजह से हमारे लिए दो हैंड से स्टीयरिंग व्हील को टर्न करना, घुमाना आसान होता है। चले भाई, रोटेट करवाना। आगे बढ़ते हैं, कपल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल ओनली, एक कपल के पास सिर्फ क्या होगा, एक्सीलरेट द बॉडी, क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा बॉडी को, या वाइब्रेट द बॉडी अबाउट सर्टेन एक्सिस, वाइब्रेट तो करता ही नहीं है ना, कपल का काम वाइब्रेट करना थोड़ी है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। कीप द बॉडी स्टेशनरी, कपल का काम ये भी नहीं है कि बॉडी को स्टेशनरी करता है, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में रखती है कपल में, जिस वजह से बॉडी स्टेशनरी हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत हो गए। तो लिखा हुआ है रोटेट द बॉडी अबाउट सर्टेन एक्सिस, ये स्टूडेंट सही है कि ये क्या करता है, रोटेट करवाता है बॉडी को एक सर्टेन एक्सिस के ऊपर, ये इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट होगा। आगे लिखा हुआ है the perpendicular distance between the line of action of force and the axis of rotation is called, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको डोर की एग्जांपल दी थी तो मैंने बोला था डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वहां से लेके डिस्टेंस क्या होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं तो वो जरा सुन लीजिएगा स्टूडेंट, बड़ी मेन बात है। देखिए भाई,
ये आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन डोर का, ये क्या आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन डोर का। अब मुझे बताएं, मैं चाहता हूं इस डोर को घुमाना, रोटेट करवाना चाहता हूं ना भाई, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये दरवाजा ऐसे ऐसे हुआ हुआ अभी, ऐसे दरवाजा। अब मुझे बताएं, ये तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब मैं जब इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा, ऐसे जब मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा जब भी तो रोटेट करेगा, ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो कभी रोटेट करेगा नहीं, क्योंकि दरवाजा तो ऐसे है ना। तो आप जब इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसे घूमेगा, घूमेगा। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया और ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन। तो दोनों के दरमियान में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, पर एंगल क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए हम बोलते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके दरमियान का, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन। तो ऐसा क्या कहलाता है, वो मूवमेंट आर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, मूवमेंट आर्म। चले भाई आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं, अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओनली। वो एक बॉडी है वो सिर्फ क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी ओनली जब, याद रखिएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने के लिए सम ऑफ टॉर्क का क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब इसका ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आप लोग देख लीजिएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी द करस्पॉन्डिंग रोटेशन मोशन इज कॉल्ड द, कौन सा मोशन होगा, ऑर्बिटल मोशन होगा। क्यों, तो वो सुन ले भाई। सपोज करें कि मेरे हाथ में एक बॉल है अभी, अब मैं कराने जा रहा हूं बॉल, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने हाथ को घुमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। अभी मेरे हाथ में क्या है, बॉल है, क्या है, बॉल है। इस मार्कर को रख के घुमाता हूं ताकि समझ में तो आए कुछ। ये मेरे हाथ में समझ ले बॉल है, अब मैं इसको घुमा रहा हूं। ये जो बॉल है इसका अपना एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, लेकिन अभी मैं इसको खास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। तो याद रखिएगा अभी इस वक्त इस मोशन के अंदर जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस ऑब्जेक्ट का नहीं है, वो उसके बाहर लाया कर रहा है, इसके बाहर लाया कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो अगर आप देखें जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो वो भी एक क्या है, एक ऑर्बिटल मोशन है। क्लियर। और अगर अर्थ भी तो खुद घूम रहा है, अर्थ भी क्या कर रहा है, खुद रोटेट कर रहा है। तो अर्थ जो रोटेट कर रहा है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं स्पिन मोशन। जैसा कि बॉल, आप लोगों ने सुना होगा स्पिन करो बॉल को ना, तो आप क्या करते हैं, बॉल को यूं घुमाते हैं, तो वो जो बॉल घूमती है वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है। इसका एक्सिस आ गया, बॉल घूम रही है, तो वो अपने एक्सिस के अराउंड अगर घूम रही है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, स्पिन मोशन। अगर कोई ऑर्बिट क्रिएट होकर बन रहा है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर आ रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो इसका ऑप्शन आप लोग खुद समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, तो ऑर्बिटल मोशन होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। लिखा हुआ है अ बॉडी सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी इन। बोल रहा है अगर कोई भी बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो कौन से मोशन में होगी। आपको भी बताया था ना कि सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 होता है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, सम ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 होता है। तो जब सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब बॉडी रोटेशन में होगी। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम यस, न्यूट्रल में भी नहीं होगा, कंप्लीट में भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। टॉर्क इज सिनोनिम्स ऑफ, तो याद देखिएगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स। आपको पता है सिनोनियम का मतलब होता है मिलता जुलता। तो याद रखिएगा टॉर्क का एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसकी वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड, बोल रहा है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि डेल्टा, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है तो डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी बराबर किसके होता है, टॉर्क के। अब मुझे बताए एक और चीज सुनिएगा, मुझे पता है आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के, है ना, ये तो सुना है ना। तो याद रखिएगा फोर्स का काम था लीनियर मोमेंटम को चेंज करना ना। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो फोर्स की जगह टॉर्क ले लेता है। तो टॉर्क का काम होगा क्या, एंगुलर मोमेंटम को क्या करना, चेंज करना। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हो रहा है, समझ में आ गई बात।
तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। के लिए टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। चले भाई आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, टॉर्क हो गया। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टॉर्क इज जीरो इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज, बोला टॉर्क कौन से एंगल पे जीरो होगा, भाई यहाँ फॉर्मूले को देखते हैं। भाई क्या है फॉर्मूला, हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ किसके बराबर होता है, आर एफ साइन थीटा के। तो यहां सुनिएगा बात को, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब ये जीरो हुआ तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। इसका मतलब आर और एफ के दरमियान में अगर जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर आप डोर की एग्जांपल लें, अगर मूवमेंट आर्म क्या होता है इन दोनों का एंगल है, अगर दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे, पैरेलल होंगे, तो आपको पता है कि मैं फोर्स इधर लगाऊंगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इधर ही है, तो एंगल तो वही बन गया ना, तो इस वजह से मूव नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। चले भाई आगे देखें, अब लिखा हुआ है द मोशन ऑफ द बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द मोशन ऑफ इट्स। तो याद रखिएगा ये भी किसकी डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के जरिए हम किसी भी बॉडी का मोशन बता सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। इफ सो स्टूडेंट, अब जो एमसीक्यू आपके सामने आया है इसमें लिखा हुआ है इफ द बॉडी इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द टॉर्क विल बी। तो भाई सुनिएगा मेरी बात को जरा, अगर कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है उसका टॉर्क होगा पॉजिटिव। और अभी बात की गई है क्लॉकवाइज की, इस वजह से टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। सो अब नेक्स्ट एमसीक्यू में बोल रहा है कि अगर कोई भी बॉडी पे जो टॉर्क अप्लाई हो रहा हो वो जीरो हो जाए तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी। तो कुछ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो उन ऑप्शन को आप देख लीजिए, बाकी मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिएगा, आपने पढ़ा ही होगा कि डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी बराबर किसके होता है, टॉर्क के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। आप बोलोगे सर बिल्कुल, वो बोल रहा है कि बॉडी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो तो जीरो है, तो इसका मतलब मैं इस जगह पे जीरो पुट कर दूंगा। मैंने भी कर दिया भाई। तो ये जो डेल्टा टी था ये यहां तो डिवाइड हो रहा था, इक्वल टू साइड जाके जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। तो इसका मतलब कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, तो याद रखिएगा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ, या वेर आप बोल सकते हैं। तो कब हम बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में आ गई, तो याद रखिएगा वो मूव करती है किसके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। उस ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में रहे तो रेस्ट में रहे भाई, मूव करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो ये तो आपको याद ही होगा, मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उस बॉडी को हम या ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, वो इक्विलिब्रियम में है भाई। तो ये उसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो एमसीक्यूज में लिखा हुआ है अब स्टूडेंट्स कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो, बॉडी के अंदर ही हो, तो या ऐसे मोशन, ऐसे रोटेटरी मोशन को हम क्या बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रोटेट कर रहा है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी के अंदर है, तो इसका मतलब ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन बोलते हैं। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। सो नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है अ पैराट्रूपर फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज़, बोल रहे हैं कि अगर कोई पैराट्रूपर है, सही है, जैसे कि आप देखते हैं ऊपर आ रहे होते हैं बलून के इनके, तो जो पैराट्रूपर होते हैं जो अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में क्यों जा रहे होते हैं, क्या वजह है। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वो कोई भी ही एक्सपीरियंसेस नो ग्रेविटेशनल फोर्स।
क्या वो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं करता? ऐसा तो नहीं हो सकता स्टूडेंट। क्लियर है, ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी की तरफ गौर करें तो वो बोल रहा अर्थ मतलब एयर इज नॉट ब्लोइंग, मतलब हवा नहीं चल रही हो। ऐसा क्या हो सकता है भाई, हवा नहीं चल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, वो भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में अगर आप गौर करें तो वो बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो डाउनवर्ड जा रहा हो वर्टिकली। तो भाई कैसे? अगर मैं एक बॉल लूं और उस बॉल को वर्टिकली छोड़ता हूं तो आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो रही होगी बार बार। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि जो भी ऑब्जेक्ट हो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए, उसमें एक्सीलरेशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, और आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ गई थी उसके पास। अब चौथे वाले अगर ऑप्शन में अगर आप गौर करें तो वो बोल रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस बाय एयर फ्रिक्शन। तो ऐसा हो सकता है स्टूडेंट कि कोई भी ब्रेड ऊपर है, इसका बलून आ गया, ये बंदा आ गया, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा W, और एयर जो होगी उसका जो उसके अंदर अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो ये दोनों अगर एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, ये दूसरे को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, तो जब भी तो वो इक्विलिब्रियम में जाते हैं। इसी वजह से पैरा ट्रूपर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम के स्टेट में क्या आते हैं, अर्थ की तरफ जाते हैं। सो यहाँ जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों के सामने आया है ये एक न्यूमेरिकल है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है स्टूडेंट, वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और उसके पास जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, वो कितनी है 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसका मतलब ये हमारे पास की इनिशियल क्या आ गई, इनिशियल स्पीड आ गई। क्लियर, चले भाई आगे देखें। अब और वो बोल रहा है उसके पास क्या हुआ, स्विच ऑफ कर दिया गया उस मोटर को, तो इस वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ओमेगा एफ क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ गया। उसके बाद वो बोल रहा है उसको टाइम जब लगा, तो रेस्ट में जब आई वो कितने सेकंड में, 10 सेकंड में वो रेस्ट के अंदर आ गई थी। उसके बाद हमसे बोल रहा है यूनिफॉर्म डेसिलेशन क्या होगी, मतलब अल्फा पूछ रहा है। क्लियर, तो भाई देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम यूज करेंगे Vf इज इक्वल टू Vi प्लस का 80। अगर हम इसको एंगुलर की कंडीशन, रोटेशनल की कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस का अल्फा टी। तो ओमेगा एफ तो 0 हो गया, ओमेगा आई हमारे पास 5 है, प्लस अल्फा हमें मालूम करना है और टाइम लगा 10 सेकेंड। तो ये प्लस का 5 इधर जाके क्या होगा माइनस का 5, ये मल्टीप्लाई हो रहा 10 अल्फा से, इक्वल टू दूसरा साइड क्या होगा डिवाइड। तो 5 1 5, 5 2 10। तो अल्फा हमारे पास किसके बराबर आ गया, -1/2। जब ही उन्होंने डेसिलेशन का वर्ड यूज किया था, क्योंकि जो एंगुलर एक्सीलरेशन आनी थी वो नेगेटिव आनी थी। क्लियर, और वो क्या है 1/2। और यूनिफॉर्म का वर्ड क्यों यूज किया था, क्योंकि उस वक्त एंगुलर एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रही थी। क्लियर, जब भी तुम इसको अप्लाई कर पाए तो यहां पे पता चला कि हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन कितने आई, माइनस का 1/2, जिसको हम क्या बोलते हैं 0.5। क्लियर, तो यहां पर अगर आप ऑप्शन में गौर करें तो ये आपको ऑप्शन नंबर कौन से में नजर आएगी, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रही होगी। और यूनिट देख लें तो यूनिट क्या होगा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्लियर, और आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है नेक्स्ट एमसीक्यूज, और यहां बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर, और कौन सी वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बात है वो सही है। तो पहली बात उसने बोली कि कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम बट वेरिंग एनर्जी। तो कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है वो। तो मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं, ये आ गया एक सर्कल। क्लियर, तो ये हमारे पास एक पार्टिकल है। अब देखिएगा इस पॉइंट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी लीनियर, इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो आप देखिए इस सर्कल के ऊपर मैं एक पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से मूव करा सकता हूं, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दिया मसला नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, चेंज होती है।
जिस वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई। और जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर मोमेंटम का, P इज इक्वल टू mv। तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। और अगर बात करें एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे बात की जा रही है टोटल एनर्जी। और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कि एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो जिस वजह से वो हॉरिजॉन्टल सर्कल पे जब मूव करेगी जिस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, तो उसके पास लीनियर मोमेंटम क्या होगा, वेरी करेगा, लेकिन एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। तो आइदर ऑप्शन में गौर फरमाते हैं स्टूडेंट, ठीक है आप लोग, तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा। दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ कांस्टेंट एनर्जी, एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है वेरिंग लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम तो वेरी कर ही रहा है। और तीसरे वाले में नाइदर लीनियर मोमेंटम नॉन एनर्जी कांस्टेंट, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। बोथ स्पीड एंड लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट, ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि स्पीड, इसमें मैंने बताया कि स्पीड कांस्टेंट कर सकता हूं, लेकिन वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन आ जाती है और डायरेक्शन चेंज हो रही है जिस वजह से वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। सो यहां पर एमसीक्यूज पे स्टूडेंट्स गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फैन है, वो रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड के साथ, वो ये है इनिशियल, उसके बाद उसको स्विच ऑफ कर दिया गया, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वो बोला उसको जब वो रेस्ट में आया उस वक्त टाइम क्या हुआ था, 18 सेकेंड हो चुका था। और हमें बोल रहा है जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, डेसिलेशन यूनिफॉर्म है। और हमें बताना क्या है, रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमें बताना है। बस ये काम है, हमारा डेटा हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन को मालूम करेंगे एंगुलर, कैसे अभी बताया था, ओमेगा एफ बराबर होगा ओमेगा आई प्लस का अल्फा टी। तो ओमेगा एफ 0 हो गया, ओमेगा आई 3 हो गया, प्लस अल्फा में मालूम करना है टाइम कितना लगा, 18 प्लस का 3 है जरा के माइनस का 3, ये 18 यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा के क्या होगा डिवाइड, और ये आ गया अल्फा, 3 1 3 3 6 18, तो अल्फा हमारे पास आ गया माइनस का 1/6। और हम यहां यूज करेंगे 2as इज इक्वल टू वीएफ स्क्वायर माइनस का वीआई स्क्वायर। और अगर इसको एंगुलर कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे रोटेशनल पर, तो क्या होगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। अब 2 अल्फा हमारे पास क्या है, माइनस का 1/6, थीटा हमें मालूम करना है, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 है और उसका स्क्वायर भी 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 1 2 2 3 6, तो यहां पे क्या आ गया, थीटा हमारे पास डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू माइनस का 9। अब हमें तो मालूम करना है थीटा को, तो क्या होगा माइनस का 9 यहीं पर है, ये माइनस का 3 यहां डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 3 क्या हो जाएगा 27, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 27 रिवॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया थीटा। और अगर आप ऑप्शन में गौर करें तो ये आपको कहां नजर आएगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आज का लास्ट एमसीक्यूज आ चुका है, तो जरा गौर फरमाइएगा। लिखा हुआ है एक बॉडी है, वो उसका मास m है और वो मूव कर रही है एक सर्कल पर जिसका रेडियस है r with constant angular velocity about a point, what is its angular momentum about the point। तो भाई देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, L बराबर होता है RmV, क्लियर। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होगा, देखें V किसके बराबर होता है, V बराबर होता है R ओमेगा के, तो हम V की जगह क्या लिख देंगे R ओमेगा, R इंटू R क्या हो जाएगा, सबसे पहले m को लिख देता हूं, r इंटू आर क्या हो जाएगा r स्क्वायर और ओमेगा बच गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, क्लियर, जिसमें आपको एंगुलर वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही। तो यहां जाके स्टूडेंट्स आज का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है एमसीक्यूज के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यूज करवाऊंगा।
तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बैठ करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।